चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून, लेट्स बिगिन। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बैंडविड्थ पढ़ा था, एंगुलर बैंडविड्थ। तो कितना था एंगुलर बैंडविड्थ? इट वाज आर अपॉन एल। ये आर अपॉन एल कैसे आया था? हमने हाफ पावर देखी थी। हाफ पावर किस करंट पे आती है? मैक्सिमम करंट बाय रूट टू आती है। मैक्सिमम करंट बाय रूट टू। ये कौन सी मैक्सिमम करंट है? दिस इज द IRMS वाली मैक्सिमम करंट। उसको हमने रूट टू से डिवाइड किया तो हाफ पावर जनरेट होती है। ये जो हाफ पावर जनरेट हुई है ये दो फ्रीक्वेंसीज पे आ सकती है, ठीक है। तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 को हमने सॉल्व किया था, तब जाके डेल्टा ओमेगा आया था, विच इज कॉल्ड द बैंडविड्थ। अब आगे हम पढ़ेंगे इसमें। Now we will study क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है ये हम देखते हैं आज। क्वालिटी फैक्टर तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय, जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो है ओमेगा आर अपॉन डेल्टा ओमेगा। ओमेगा आर का मतलब रेजोनेंस वाली फ्रीक्वेंसी है ये, और डेल्टा ओमेगा है हमारा ये बैंडविड्थ एट दी हाफ पावर। हाफ पावर पे जो बैंडविड्थ है ये वो है, ठीक है। दिस इज द बैंडविड्थ एट हाफ पावर। एक फॉर्मूला इसका और भी है जिस पे कभी सवाल नहीं आता, तो उसको मैं लिखा देता हूँ। नो क्वेश्चंस हैज एवर बीन आस्क्ड ऑन दिस। तो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड per cycle divided by energy loss per cycle। एक फॉर्मूला, बेसिकली इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो इट इज ओमेगा आर अपॉन डेल्टा ओमेगा। हाफ पावर पे जो डिफरेंस होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का वो है, ये रेजोनेटिंग वाली फ्रीक्वेंसी है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ओमेगा? क्या फाइंड आउट किया था हमने, कितना आता है ये निकल के? इट इज आर डिवाइडेड बाई एल। तो ये हो गया, यानी कि हो गया ये चीज इस तरह से। आर बाई एल होता है तो आर एल को ऊपर भेज दिया मैंने। अगर आप इस चीज को देखते हो तो ये क्या है? इट इज एक्सएल, एक्सएल ही है, ठीक है। तो यानी कि फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया एक्सएल बाई आर, ये फॉर्मूला बन गया। बट हम एक चीज और जानते हैं, एट रेजोनेंस अरे पढ़ाई के चक्कर में लड़ाई मत करो। आज काफी सारे स्टूडेंट्स आए हैं, क्या बात है? कोई कंप्लेन हुई है क्या? अटेंडेंस नहीं आ रही आप लोगों की इसीलिए? काफी हैरानी है मेरे को, चलो अच्छा लगा आज। तो क्वालिटी फैक्टर जो है इट इज ओमेगा आर बाई डेल्टा ओमेगा। इसको क्या लिखा मैंने? आर बाई एल लिखते हैं तो एल ऊपर आ गया। अब दिस इज एक्सएल। ये एक्सएल कब का है? एट रेजोनेंस के टाइम का है। एट रेजोनेंस वाला एक्सएल है ये, बिकॉज एक्सएल किस पे डिपेंड करता है? ओमेगा पे डिपेंड करता है ना। एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, और ओमेगा रेजोनेंस पे अलग होता है विच इज ओमेगा आर, ठीक है। तो ये एक्सएल है ओमेगा वाला, ओमेगा आर वाला, रेजोनेंस वाला। बट हम जानते हैं एट रेजोनेंस एक बात और भी जानते हैं हम, क्या होता है कि एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्स आर होता है, एक्ससी होता है। एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्ससी। देयरफॉर हमारे Q के कितने सारे फॉर्मूले बन गए देखो। एक तो बन गया ये, इसी से ही जनरेट होकर के निकला कौन सा? एक्सएल बाई आर। इसी से जनरेट होकर क्या निकला? एक्ससी बाई आर।
देखो, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर का ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रीजन है, वो देखते हैं। क्या काम का है ये, हमारे पर्पस क्या है इस क्वालिटी फैक्टर का। तो सपोज जब भी मैं करंट लिखूंगा ना यहाँ पे, इट इज ऑलवेज बी IRMS, ठीक है ना। ये जो करंट है IRMS ही होगी। मैं बार बार यहाँ पे IRMS तो नहीं लिखूंगा, IRMS मैक्सिमम। तो आप ध्यान रखें, वेन एवर आई एम राइटिंग इट इज ऑलवेज IRMS। तो I वर्सेस ओमेगा का जो ग्राफ बनता है वो कैसा ग्राफ बनता है, इट इज लाइक दिस, ऐसा होता है ग्राफ। थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं इसे, ऐसा ग्राफ बनता है। अगर मैं एक और ग्राफ बनाता हूं ऐसे, अगर मैं एक ग्राफ और बनाऊं लाइक दिस, तो दीज आर द टू कर्व्स, ये दो कर्व बन गए हमारे पास, और ये है ओमेगा आर, ठीक है। इसका आई एम ये है, और इसकी हाफ पावर कहाँ मिलेगी हमको, यहाँ मिल जाएगी IM/√2 पे, ठीक है। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमको ओमेगा भी मिल जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस सेकेंड कर्व, सेकेंड कर्व की बात करते हैं। अगर हम सेकेंड कर्व का मैक्सिमा है यहाँ पे, और इसकी हाफ पावर आएगी कहीं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। तो क्या आप इस चीज को देख करके ये बात बता सकते हैं, इस ग्राफ को देख करके क्या हम ये बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस कौन से वाले कर्व का ज्यादा है। मान लो ये कर्व 1 है, ये है 2, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस 1 वाले का कम होगा, सेकेंड वाले का ज्यादा होगा। बिकॉज ये रेजोनेंस कंडीशन की बात हो रही है यहाँ पे। रेजोनेंस कंडीशन पे क्या होता है, ओमेगा आर पे क्या होता है, ओमेगा आर पे एक्सएल बराबर एक्सी होता है, तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। बचता क्या है, सिर्फ रेजिस्टेंस बचता है। तो जो पीक करंट होती है, पीक करंट क्या आती है, इट इज आई मैक्सिमम अपॉन ऑफ आर होती है। जेड की जगह क्या आता है, जेड की जगह आता है आर, बिकॉज जेड मिनिमम इज आर ओनली। तो जिसका आर कम होगा उसका करंट होगा ज्यादा, तो इसीलिए ये जो पीक शो हो रही है यहाँ पर, ये इसका आर कम है। तो R1 इज लेस देन R2, बिकॉज इसका पीक ज्यादा है, पीक ज्यादा है इसका मतलब रेजिस्टेंस कम होगा इसका। तो एक क्वालिटी फैक्टर होता क्या है, व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर, क्या काम है हमारे क्वालिटी फैक्टर का। तो क्वालिटी फैक्टर का जो पर्पस है वो ये है कि मान लीजिए आप रेडियो चलाते हैं, जब आप रेडियो चलाते हैं तो किसी फ्रीक्वेंसी पे चलाते हैं रेडियो। फॉर एग्जांपल मैं चलाता हूँ 102 हर्ट्ज पे, मान लो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी होती है F, तो मैं 102 हर्ट्ज पे चलाता और इस पे मेरे को आवाज आ रही होती। आवाज क्यों आती है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे पावर डिसिपेट होती, वो पावर किस फॉर्म में आ रही है, वो साउंड एनर्जी के फॉर्म में आ रही है। तो मैक्सिमम पावर कहाँ आती है मेरे को, इस कंडीशन पे आती, बिकॉज जहाँ पे करंट मैक्सिमम होता है वहाँ पे पावर भी मैक्सिमम होगा। बिकॉज फॉर्मूला क्या होता है पावर का, IRMS का स्क्वायर इंटू आर, यही होता है। और IRMS इस जगह पे मैक्सिमम है तो पावर भी मैक्सिमम यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यानी आपने इस फ्रीक्वेंसी पे 102 पे आप कुछ चैनल को सुन रहे हैं, कुछ न्यूज सुन रहे हैं रेडियो पर, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है, अच्छी से आवाज आपको आ रही है यहाँ पर। अब इसके पीछे भी तो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसियां हो सकती हैं। मान लो एक फ्रीक्वेंसी दूसरी भी है, 100 हर्ट्ज पे कुछ दूसरा चैनल है, ये 104 पे कुछ दूसरा चैनल है, 100 पे कुछ दूसरा चैनल है। ऐसे चैनल्स बाकी भी हो सकते हैं जो कि एनवायरनमेंट में मौजूद होंगी उसकी फ्रीक्वेंसीज, पर आपको कौन सा सुनना है, न्यूज चैनल सुनना है 102 वाला। तो आप क्या चाहते हैं कि आप जब इसको सुने तो दूसरे की आवाज नहीं आनी चाहिए। यही तो हम चाहते हैं कि जब हम फ्रीक्वेंसी, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सुन रहे हैं तो उसी का ही आवाज आए हमको, बाकी फ्रीक्वेंसीज का आवाज नहीं आना चाहिए। पर बाकी फ्रीक्वेंसीज का आवाज आएगा ही क्यों, क्यों आएगा,
वो देखिए, मान लीजिए 102 पे यहाँ पे पावर डिसिपेट हो रही है जिसको आप सुन रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी। अगर जो दूसरी फ्रीक्वेंसी होगी, जो आस पड़ोस वाली फ्रीक्वेंसी होती हैं, वो अगर देखो यहाँ पे लाई करेगी, अगर वो यहाँ पे लाई करेगी, ऐसे कुछ इधर आती है, या 100 होती है फ्रीक्वेंसी, कोई 100 फ्रीक्वेंसी होती है तो यहाँ पे आएगी कहीं ना कहीं 100 हर्ट्ज, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, 100 हर्ट्ज कहाँ पे आई, यहाँ पर आई। 104 हर्ट्ज कहाँ पे आ जाएगी, मान लो यहाँ पे आ जाएगी, 104 यहाँ पे आ गई। अगर ये 100 वाली फ्रीक्वेंसी, अगर ये 100 वाली फ्रीक्वेंसी इस हाफ पावर के अंदर आ जाती ना, तो डिस्टरबेंस शुरू हो जाती। अगर ये फ्रीक्वेंसी हाफ पावर के अंदर आ जाती, इस वाली रेंज के अंदर आ जाती, तो उसकी पावर अच्छी खासी होती। समझ रहे हैं? अगर ये फ्रीक्वेंसी मान लो इधर आ जाती, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पावर यहाँ पे आती, तो इसकी भी आवाज अच्छी खासी सुनाई देती है आपको। ये तो आवाज सुनाई दे ही रही है, लेकिन जो चैनल आप सुनना भी नहीं चाहते उसकी भी आवाज आती है यहाँ पे। तो ये बात तो गड़बड़ हो गई ना। तो हाफ पावर का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाई हाफ पावर कॉन्सेप्ट हैज बीन डिराइव्ड? हाफ पावर कॉन्सेप्ट हैज बीन डिराइव्ड सो दैट कि आपको ये पता रहे कि आपको जो फ्रीक्वेंसी अवॉइड करनी है वो कौन सी अवॉइड करनी है, हाफ पावर से बियॉन्ड वाली। जो अंदर आ जाएंगी वो अपना कंट्रीब्यूशन देंगी, ठीक है। तो कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम किसी आसपास वाली फ्रीक्वेंसीज को? कैसे अवॉइड किया जा सकता है? बाय नैरोइंग दिस कर्व। इस कर्व को जितना पतला बना सकते हो आप, उतना अच्छा होगा। ये इतना सही नहीं है। ये सही क्यों नहीं है ये वाला कर्व? ये वाला कर्व इसलिए सही नहीं है बिकॉज इसका 104, नीचे वाला कर्व देखो आप, इसकी हाफ पावर यहाँ पे है, इसकी हाफ पावर यहाँ पे है, लेकिन जो 104 है उसके अंदर आ गया। अब अंदर आ गया इसका मतलब, अगर आप चैनल सुन रहे हैं 102 पे, इस वाले डायग्राम में दो रेडियो हैं आपके पास, रेडियो 1 एंड रेडियो 2। दिस रेडियो विल प्रोड्यूस अ नॉइज। नॉइज किसकी नॉइज आएगी यहाँ पे? 104 वाले फ्रीक्वेंसी की नॉइज आएगी, बिकॉज इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो उसके हाफ पावर के अंदर आ गया है। और जब हाफ पावर के अंदर आ जाता है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा खासा होता है पावर का, तो वो डिस्टर्बेंस पैदा करता है। सो टू सेलेक्ट द बेटर, तो हम कहते हैं यहाँ पे टू सेलेक्ट बेटर रेडियो, आई, हाँ जी बोलिए, आई वर्सेस ओमेगा कर्व। सर इसमें रेजिस्टेंस 2 का ज्यादा क्यों और 1 का कम क्यों? भाई करंट अगर जिसकी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम ही होगा, तभी तो ज्यादा हुई होगी करंट। हाँ, तो इसलिए 1 का रेजिस्टेंस कम है, 2 का ज्यादा है। तो सेलेक्ट बेटर रेडियो। जो हमारी हाफ पावर में जब क्रॉस करेगी तभी हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो मिक्स होगी। हाँ, हाफ पावर के अंदर आएगी। हाफ पावर एक बॉर्डर वाली पावर होती है, जो कि अगर इसके परे होगी ना तो हमको कोई दिक्कत नहीं। जैसे बोलते हैं ना कि एक बहुत तेज चिल्ला रहे हो, एक हल्के से चिल्ला रहे हो, तो इसने बता रखा है कि इसके अंदर अगर रेंज आ गई ना फ्रीक्वेंसी की, तो आपको डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगी कि यार क्या आवाज आ रही है बैकग्राउंड में, क्या खटिया सा रेडियो दे रखा है मेरे को, ये ऐसे इश्यूज आ जाते हैं। हाफ पावर के अंदर नहीं जंप करनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कब हो सकता है? जब आपका ये जो कर्व है ना बहुत पतला सा हो जाए, कमजोर सा हो जाए। क्योंकि अगर ये कमजोर होगा तो आपकी हाफ पावर के अंदर आने वाली फ्रीक्वेंसी का जो लिमिट है वो कम हो जाएगा। मतलब जैसे 102 पे आप देख रहे हो, 100 हर्ट्ज क्या है, हाफ पावर के बियॉन्ड चली गई ना, हाफ पावर के बियॉन्ड चली गई। क्यों चली गई बियॉन्ड? क्योंकि नैनो कर्व ये पतला था। अगर ये कर्व मोटा होता ना नीचे वाले जैसा, देखो, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, अंदर आ जाता उसके, तो डिस्टर्बेंस पैदा कर देता ये एक 100 हर्ट्ज वाला भी। यानी इसकी आवाज भी सुनाई देती बैकग्राउंड में, यानी कि अगर आप सुन रहे न्यूज चैनल, आपको पीछे गाने भी चलते सुनाई देते। ठीक है, ठीक है। To select better radio, I versus omega curve should be thinner. This avoids most of the frequency this avoids most of the frequency
falling inside half power range, पतला होने से हाफ पावर रेंज के अंदर आने से हम बचा लेते हैं बाकी फ्रीक्वेंसीज को, वो नहीं आती हैं तो हम बच जाते हैं. दिस makes radio a better one. ठीक है, तो this is the thing. Otherwise noise from other frequency will disturb our desired frequency. ठीक है, तो ये मतलब है. तो पतला कर्व लेते हैं. पतला लेने से फायदा क्या होता है, जो रेंज होती है फ्रीक्वेंसी जो उसके अंदर आएंगी वो नहीं आती हैं, वो बाहर रहती हैं, उसके दायरे के बाहर रहती हैं. दायरे के बाहर कब रहेंगी, जब वो पतला होगा. ठीक है, ये रीजन है. तभी जो फ्रीक्वेंसीज होती है थोड़ा दूर दूर रखते हैं रेडियो चैनल वाले से. 102 पे आता है, फिर 100 पे आता है, थोड़ा सा गैप देते हैं. क्योंकि अगर आप 102 है, दूसरा चैनल है 102.1, तो कितना पतला करोगे आप इसको, तो एंटर कर ही जाएगा. तो थोड़ा सा दूर दूर रखते हैं फ्रीक्वेंसीज को, से डिस्टरबेंस नहीं होगी. तो क्वालिटी फैक्टर का ही इसमें रोल है. तो कौन सी क्वालिटी अच्छी, कौन सी क्वालिटी का रेडियो बढ़िया है. पहले वाला क्वालिटी अच्छा है, तो क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूले को पकड़ते हैं जरा. तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या कहता है, कोई भी फॉर्मूला उठा लो उसमें से आप. देखो एक्सएल बराबर एक्सी तो होता ही है रेजोनेंस में, ये बात तो हम सभी जानते हैं. तो ये उठाओ एक ही बात है. तो लेट्स पिक दिस फॉर्मूला. What is this formula is telling us? It is telling us कि quality is inversely proportional to R. भाई जिसका R, किसका R कम है इसमें, इसका R कम है, इसकी क्वालिटी अच्छी है. तो that's it, ऐसा कह लेते हैं. तो quality of 1 is better than quality of 2. Is it clear? This is the thing. तो क्वालिटी ऐसे पता करते हैं. तो क्वालिटी हेल्प्स इन selecting the good instrument. समझ में आ गई बात क्या हो रहा है यहाँ पे, क्वालिटी क्या होती है, why we are studying quality. तो फॉर्मूला वाइज भी समझ गए आप क्वालिटी कैसे निकालते हैं और क्यों क्वालिटी की जरूरत होती है, ये भी समझ गए आप. ठीक है, जो रेडियो होते हैं वो सब पावर पे ही डिपेंड करते हैं कि किसी का पावर कितना आ रहा है. आप 102 पे सुन रहे हैं तो मैक्सिमम पावर है, दूसरे का डिस्टरबेंस नहीं चाहते तो पतला रखो उस कर्व को. पतला कैसे रखें कर्व को पतला कैसे रखें भाई, आर को आप छोटा कर लो, जितना आर को छोटा करोगे उतना कर्व पतला होगा. तो दिस इज अबाउट द क्वालिटी फैक्टर. अब हम बात करेंगे दूसरी, दैट इज वॉटलेस करंट. वॉटलेस करंट. अब ये वॉटलेस करंट क्या होती है इसको जानते हैं. तो आपने फॉर्मूला देखा होगा पावर का, पावर एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है. पावर एवरेज का फॉर्मूला था, बहुत सारे फॉर्मूले थे, वी आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस ऑफ फाई, ये देखा था आप लोगों ने. ठीक है, तो इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो इसको आप ऐसा समझिए, ये था हमारा वी आर एम एस और ये था हमारा आई आर एम एस और ये था फाई एंगल. तो अगर आप इसको देखें वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई, तो आई आर एम एस कॉस फाई क्या बता रहा है हमको, तो आई आर एम एस कॉस फाई इज टेलिंग अस, ये वाला जो पार्ट है इट इज आई आर एम एस कॉस फाई, ये है. और पावर क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो पावर बन जाता है एवरेज. सो पावर इज नथिंग बट दी करंट का वो कंपोनेंट वीआरएमएस के अलोंग, करंट का कॉस वाला कंपोनेंट वीआरएमएस के अलोंग ही पावर को प्रोड्यूस करता है. अच्छा, तो कौन सा कंपोनेंट है करंट का जो कि काम में नहीं आ रहा है,
ये जो कंपोनेंट है ना करंट का, IRMS साइन ऑफ फाई, IRMS साइन फाई, ये करंट क्या कोई कंट्रीब्यूशन दे रहा है पावर में? इज इट कंट्रीब्यूटिंग इन द पावर? पावर में तो ये कंट्रीब्यूट कर रहा है करंट, ये तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? वॉटलेस करंट। वॉटलेस का मतलब इसमें वॉट नहीं है, पावर प्रोड्यूस नहीं करता है ये पार्ट करंट का, इसको कहते हैं वॉटलेस करंट। It's not contributing in power generation. It is this current, this component of current is not taking part in power dissipation. ठीक है, ये करंट का जो ये पार्ट है ये पावर डिसिपेशन में काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसको वॉटलेस करंट भी कहते हैं। IRMS cos फाई है जो वही काम कर रहा है पावर को जनरेट करने में, डिसिपेट करने में। ठीक है, तो यह है वॉटलेस करंट के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक न्यूमेरिकल लेता हूं मैं छोटा सा, इसको सॉल्व करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। एक क्वेश्चन पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। जस्ट question is this. To solve this, तो रीड करो, सॉल्व करते हैं इसको। तो फॉर सॉल्विंग सच क्वेश्चंस लेट मी गिव यू अ स्मॉल हिंट कि क्या ट्रिक जो बताना चाहता हूँ उसको ध्यान देंगे आप। ठीक है ना, हमने RLC का डायग्राम देखा था, RLC सर्किट का डायग्राम देखा था, उसमें येलो वाला पार्ट क्या चीज शो करता है हमको? EMF दिखा रहा था हमको, वोल्टेजेस दिखा रहा था, करंट हॉरिजॉन्टल होती थी, जो वोल्टेजेस वाले होते थे इंडक्टर के क्रॉस, कैपेसिटर के क्रॉस, रेजिस्टेंस के क्रॉस, हमने देखा था। ठीक है, तो आप एक छोटी सी एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से, इसको ध्यान रखिएगा इस बात को, सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएंगे फिर। आइए, तो देखिए यहाँ पे येलो वाले क्या बता रहे हैं? वोल्टेजेस बता रही हैं। ग्रीन वाला क्या बता रहा है भाई? करंट बता रहा है। ग्रीन वाला बता रहा है करंट, येलो वाला बता रहा है वोल्टेजेस। तो जब देखो किसी स्टूडेंट ने पता क्या गलती करी थी, उसने क्या करा, इस येलो वाले का पूरा रिजल्टेंट निकाल लिया, ग्रीन वाले रिजल्टेंट के साथ जोड़ दिया। क्या ये बात सही है? क्या ऐसा कर लेना चाहिए हमको? येलो वाले का सबका रिजल्टेंट निकाला और उसने ग्रीन वाले को भी रिजल्टेंट में जोड़ लिया। क्या ये बात सही है? क्या ऐसा करना चाहिए था उसको? नहीं करना चाहिए। क्योंकि ग्रीन वाला जो है करंट का है, येलो वाला वोल्टेज का है।
एक जैसे वेक्टर जो होते हैं वो वही तो आप उनका रिजल्टेंट निकालोगे आप। ये थोड़ी है सबको पकड़ के एक साथ सबका रिजल्टेंट निकाल दोगे, करंट को भी नहीं छोड़ोगे। अगर आप फोर्स का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो फोर्स का निकालेंगे। यू कैन नॉट मिक्स फोर्स का वेक्टर रिजल्टेंट विद द वेलोसिटी का वेक्टर रिजल्टेंट। भाई वेलोसिटी का वेक्टर अलग है, फोर्स का वेक्टर अलग है, इन दोनों से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। होमोजेनिटी प्रिंसिपल, एक जैसी चीजों का ही रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, एक जैसी चीजों को ही ऐड करते हैं। तो यहाँ पे येलो वाला फिगर आप देख लीजिए, येलो वाला बहुत काम का है। किसी भी सवाल में आएंगे तो आप इसी डायग्राम को याद रखेंगे, सवाल जल्दी सॉल्व होगा। तो ऊपर कौन है, इंडक्टर, नीचे कौन है, कैपेसिटर, राइट में कौन है, रेजिस्टेंस, और करंट सब में कॉमन होती है। अच्छा, कभी कभी सवाल में क्या करेगा वो, कभी सवाल में क्या करेगा कि कैपेसिटर हटा देगा आपको, वो बोलेगा कैपेसिटर नहीं है। तो कौन कौन है फिर, इंडक्टर है और रेजिस्टेंस है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। कभी कभी कहेगा कि इंडक्टर नहीं है, तो इंडक्टर नहीं है तो ये गायब कर दो, ये गायब कर दो। जब ये गायब कर दोगे तो कौन कौन सा आपको दिखेगा, यहाँ पे लाइन, ये वाला लाइन दिखेगा येलो, और ये लाइन दिखेगा। तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो ऐसे वो कर सकता है, कभी किसी को हटा देता है, जिसको भी वो हटाएगा तो उसी हिसाब से आप इस एरो को भी हटा देंगे उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग। सो रिमेंबर दिस theory will help you in solving this question. So start doing this. इसका डायग्राम बनाएंगे हौले हौले से और करेंगे इसको। Take your 2 minutes time and do it. Yes, Dhananjay, are you there? यस सर। आपको कोई मैसेज वगैरह आए क्या आप लोगों को आकाश की तरफ से? सर एक आया था कि काफी सारे स्टूडेंट्स आज अटेंडेंस में काफी ज्यादा हैं, मतलब 45 स्टूडेंट्स हैं। मतलब मैंने 45 है टोटल। अच्छा, 45 आ गए। नहीं सर, एक टेक्निकल इशू की वजह से मैसेज तो आया था कि यू आर नॉट प्रेजेंट, एक क्लास में आया था भी। हाँ, बिकॉज़ आज इतने सारे स्टूडेंट्स, कुछ तो गड़बड़ हुई है। मतलब हमारा मैसेज आया था 9 से 7 बजे तक का। हाँ, 10 क्लास की टाइमिंग अभी सेम आया था ऐसे। हाँ, वो तो आया था मेरे को, वो तो नहीं। लेकिन आज जो स्टूडेंट्स इतने सारे आए हैं, जो कि काफी 32 तक रहते थे, आज 45 है। देख कुछ मेला वेला लगा है क्या आज यहाँ पे, क्या है आज ऐसा कुछ? मैंने डांट पड़ी होगी शायद। दैट्स गुड, मतलब मैं तो खुश हूँ बहुत कि इतने सारे एकदम अपीयर हुए हैं आज। वही है, अच्छी बात है। चलो तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। आरएलसी सर्किट है, ठीक है ना, जिसमें रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम है। कनेक्ट किया हुआ है उसको एसी सोर्स के साथ। एसी सोर्स का वोल्टेज भी दिया हुआ है 200 वोल्ट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। व्हेन ओनली कैपेसिटर इज रिमूव्ड, आपने सिर्फ कैपेसिटर को हटाया, तो बताइए कौन सा वाला डंडी जाएगा उसमें से? जो एरो होते थे ना, 3 एरो बने थे सर, नीचे वाली खत्म, नीचे वाला नीचे वाली डंडी उड़ेगी, आएगा ऊपर, नीचे वाला डंडा उड़ जाएगा, नीचे वाला डंडा उड़ जाएगा। तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, येलो का ऊपर आएगा। और आएगा, यानी कि वोल्टेज लीड कर जाएगा ना। फिर यूं कह सकते हैं हम कि वोल्टेज लीड करेगा। तो येलो ऊपर आ गया रिजल्टेंट, वोल्टेज यानी करंट लैग कर गया। अच्छा, तो वही कह रहा है यहाँ पे, व्हेन ओनली कैपेसिटर इज रिमूव्ड करंट लैग्स, यानी कि उल्टी बात क्या हो गई कि वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड्स द वोल्ट बाय 60 डिग्री। तो ठीक है, ये हिसाब किताब कुछ ऐसा बन गया होगा, यहाँ पे ऐसा हो गया होगा कुछ। ये बन गया फाई जी, ये तो हमारा आई, ये है हमारा वी, ठीक है। तो ये फाई है, तो tan फाई कितना हो जाएगा? तो tan फाई कितना आएगा, यहाँ पे निकाल भी तो सकते हैं इस चीज को हम। एक्सएल माइनस एक्सी होता तो एक्सी 0 हो गया है ना, तो एक्सएल बाई आर हो गया। तो ये कितना दे रखा है उसने, 60 दे रखा है हमको, एक्सएल बाई आर, ठीक है।
यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं, है ना। फिर कहता है व्हेन ओनली इंडक्टर इज रिमूव्ड, ऊपर वाली डंडी हटा दी तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा रिजल्टेंट, और करंट फिर लीड कर जाएगा वोल्टेज को, यानी कि हिसाब किताब कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर नेगेटिव में पहुंच जाएगा, नीचे आ जाएगा ये बीच, है ना। यहाँ पे आ जाएगा फाई आपके पास। अब म्यूट कर दो, शायद बैकग्राउंड में आवाज आ रही है किसी की। तो ये हो गया 10 फाई इज इक्वल्स टू, भाई नीचे की तरफ आ गया ना, यहाँ पे हम लोग नीचे आ गए, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सएल माइनस एक्सी होता है अपॉन आर, ठीक है। अब देखो वैसे तो आप क्या कहोगे भाई, नीचे वाले एंगल ना नेगेटिव बोलते हैं, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, tan ऑफ माइनस 60 लिखोगे। जब आप यहाँ पर tan ऑफ माइनस 60 लिखोगे तो क्या देखोगे आप, एक्सएल तो 0 है, माइनस एक्सी बाई आर, तो माइनस माइनस कट जाएगा यहाँ से, तो कितना आ रहा है, tan 60 इक्वल्स टू एक्सी बाई आर, ये आ गया। तो यानी बेसिकली यहाँ पे भी क्या आ रहा है, tan 60 को एक्सी बाई आर आ रहा है। इन दोनों को मैच कराओ जरा, तो व्हाट यू कैन से, क्या कह सकते हो आप सर, रेजोनेंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, एक्सी हो गया, ये हो गया एक्सी। यानी कि अगर ये दोनों लगा दिए जाते, अभी तो क्या किया है, इंडक्टर को रखा, कैपेसिटर को हटा दिया, कैपेसिटर को रखा, इंडक्टर को हटा दिया, यानी दोनों को अगर हम लगा देते तो क्या हो जाता, दोनों खत्म हो जाते कि नहीं हो जाते, आपस में एक दूसरे को कंज्यूम कर जाते, कट हो जाते, ठीक है, कट ही हो जाते, तो यानी रेजोनेंस कंडीशन आ जाती तीनों अगर होते तो। अब तो कह रहा है कैलकुलेट द करंट एंड पावर डिसिपेटेड इन आरएलसी, आरएलसी का मतलब तीनों हैं मौजूद, तो बताइए करंट कितना होगा और पावर कितना डिसिपेट हो रहा होगा। तो ठीक है, यानी कि हमको ये पता चल गया कि रेजोनेंस कंडीशन वाला ही है ये। अगर रेजोनेंस कंडीशन का है तो करंट तो मैक्सिमम होगी वहां पे, और करंट क्या होती है, V बाई जेड होता है। ये कौन सा है, आरएमएस, तो आरएमएस कितना दे रखा है हमको, V दे रखा है ना, कितना है V, 200 दिया हुआ है, और जेड किसके बराबर आ जाएगा, आर के बराबर आर दिया 100, तो ये आ गया 2 एम्पेयर। तो ये एट रेजोनेंस, ये रेजोनेंस की बात हो रही है यहाँ पर। अच्छा जी, ये आ गया। पावर क्या होता है, पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन भी मैक्सिमम ही होगी, लेकिन फॉर्मूला पावर का, यस पावर का फॉर्मूला यही होता है हमेशा से, IRMS स्क्वायर इनटू आर। तो यहाँ पे कर दो 4, ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो हो जाएगा यहाँ पे 400 वाट, ये हो गया। तो दिस इज द पावर डिसिपेशन। सो आई थिंक इट्स वेरी इजी, आपको ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आपको मन में पता चल जाता कि ये रेजोनेंस कंडीशन है, बिकॉज एक बार 60 डिग्री ऊपर आ रहा है, एक बार 60 डिग्री नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दो वेक्टर रहे होंगे ना, बगल वाले जो ऊपर डंडा होता है नीचे डंडा होता है वो सेम ही रहे होंगे, तभी ऐसा हो पाया है, ठीक है। सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस अराइव इन योर एग्जाम्स, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हो गया, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ आए थे ना शायद, ऐसे ही सवाल आया था, यही सवाल होगा सेम डिट्टो, देखना आप देखो जरा एक बार पेपर में, यही सवाल होगा। इस बार जो सवाल आए थे बिल्कुल देखे देखे आए थे, जो हम कराते हैं क्लास में वैसे ही आए थे। इतने इजी कुछ में तो पेन लगाने जरूरत भी नहीं पड़ रही। सर एनालिसिस में तो ये था कि मॉडर्न फिजिक्स अच्छी खासी आई थी और आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ कुछ भी आ जाता है किसी भी वक्त। कोरोना था शायद, इस बार पेपर इजी दे दिया कोरोना के चक्कर में कि बच्चा मान लो कहीं बैठा बैठा वहीं फेंट ना हो जाए, पेपर आ जाए टफ, तो कम से कम घर तो खुशी खुशी पहुंचेगा, तो इसलिए पेपर शायद इजी बनाया होगा उन्होंने, वरना लग नहीं रहा था कि एम्स को मिला करके पेपर टफ सोच रहे थे कि भाई एम्स हटाए तो फिर पेपर टफ आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं, पेपर थोड़ा सा इजी रहा। मे बी बिकॉज कि कोरोना होगा शायद, इसलिए इजी कर दिया होगा, सरकार ने डिसीजन लिया होगा कि ऑलरेडी everyone is in stress, so why should we keep students in stress। और इससे कुछ फायदा नहीं होता है, पता है क्या होता है, अगर पेपर इजी होता है तब भी कुछ फायदा नहीं है, पेपर टफ होता है तब भी कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट पेपर टफ होने से ज़्यादा फायदा होता है आपको, ये बता दूं मैं। जो आप लोग जो इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आप लोगों को फायदा पता है कब होगा, जब पेपर टफ आएगा। बिकॉज अगर पेपर ईजी आ गया तो वन हु इज नॉट अफोर्डिंग द कोचिंग विल ऑल्सो एबल टू डू द सेम क्वेश्चंस, तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। तो जो कोचिंग पढ़ रहे होते हैं उनको पेपर टफ मिलता है तो वो एडवांटेज ज़्यादा ले जाते हैं बाकियों से, तो कट ऑफ में ऊपर निकल जाते हो काफ़ी। तो इट्स लाइक आस्किंग ABCD, इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन
ABCD बताओ, वो बता देगा. If I ask any other person who is not attending the coaching what is ABCD, that person will also tell you the ABCD. तो मतलब कोई फायदा नहीं हुआ. इजी जब चीजें होती है सब जवाब उसका दे देते हैं. जब टफ होता है तो वही जवाब दे पाते हैं जो अच्छे से पढ़े होते हैं. तो ऑलवेज थिंक कि पेपर थोड़ा टफ ही आए तो बेटर है. इजी की उम्मीद मत करना, इजी मत कहना कि इजी आ जाए भगवान पेपर. ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि आपके 100% आ गए तो अच्छा लगेगा. ये कंपटीशन है, रिलेटिव होता है. इजी आएगा तो सबके लिए इजी होगा, टफ आएगा सबके लिए टफ होगा. आपको क्या फायदा होगा इस बात से? फायदा जब भी होगा जब टफ होगा. बट सर 2-3 साल से देख के लग नहीं रहा सरकार इजी करेगी. हाँ सरकार इजी करेगी, मतलब टफ करेगी. हाँ यार टफ करने का मूड खत्म हो गया आजकल ना. उतना दे नहीं रहे टफ. पहले बहुत अच्छे पेपर आते थे कुछ टाइम पहले, अब पता नहीं क्या है. खैर हलवा पेपर बन रहा है आजकल हर साल. हाँ सर सेम ही क्वेश्चन है. सेम है क्वेश्चन. क्या देखो पावर फैक्टर पूछा है बस उन्होंने, बट सेम ही चीज दी हुई है, बस पावर फैक्टर पूछा है उन्होंने. तो क्या बस निकाल लेंगे. पावर फैक्टर ही तो होता है cos फाई. ये पावर फैक्टर एंगल होता है, वो पावर फैक्टर cos फाई होता है. पहले L को रिमूव किया तो फेज डिफरेंस दिया π/3 और फिर C को रिमूव किया तो भी π/3. तो पावर मतलब रेजोनेंस वाला है. पावर फैक्टर क्या होगा रेजोनेंस में? और RLC का क्या हो जाएगा पावर फैक्टर? भाई वो तो गायब हो जाएंगे ना. फिर पावर फैक्टर 0 हो जाएगा, एंगल आएगा 0, 1 हो जाएगा फिर हिसाब से. सेकंड. हाँ सेकंड है. बस देखो मन में करे, मन में होते हैं सवाल ये. अगर 60 दे रखा है इसका मतलब क्या है? रेजोनेंस हो गया ना. रेजोनेंस हो गई. ऊपर वाली डंडी गायब हो गई दोनों. कौन सी डंडी बची है? एक तो हॉरिजॉन्टल बची है येलो, हॉरिजॉन्टल बची है ग्रीन. कितना एंगल है दोनों के बीच में? 0 डिग्री. तो cos फाई, cos 0 डिग्री कितना होगा? 1. बताओ. ऐसे सवाल है क्योंकि सवाल है इसलिए कह रहा हूँ. तो कुछ नहीं है, आपके बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए बस. पेपर उम्मीद करो टफ ही आए, मैं तो यही चाहता हूँ. टफ आएगा तो आप एडवांटेज ले जाएंगे. चलिए लेट्स मूव अहेड, थोड़ा आगे बढ़ते हैं. और तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है ना. टूट पड़ो सवालों पे. सवाल ज्यादा देर अगर इसी चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ आपको तो आप में से ज्यादा पीछे मत हो जाना कि अभी तो सर मैं EMI कर रहा हूँ वही खत्म नहीं हुआ. अरे तो फिर ये कब करोगे? अभी ताजा है ये. अभी जो बोल रहा हूँ सब ताजा है. ताजे में फायदा उठा लिया करो, ठीक है. ताजी चीजें खानी चाहिए हमेशा. बोलते हैं लोग बासा कर लोगे तो कोई फायदा नहीं है इस चीज का. अभी पढ़ा है 4 दिन बाद सवाल करोगे तो क्या फायदा होगा? 4 दिन बाद सवाल करोगे तो यही फर्स्ट समझ नहीं आएगा कि RMS क्या होता था, पीक क्या होता था. अभी करोगे हाथ के हाथ. अभी पढ़ा है अभी सवाल पे लग जाओ, खत्म कर दो जितने भी हैं, साथ साथ चलो, ठीक है. चलिए तो लेट्स मूव अहेड. आगे बढ़ता हूँ मैं और कुछ और बातें बताता हूँ आपको, ठीक है ना. इसमें और क्या क्या चीज़ हमको कवर करनी है. नेक्स्ट इज LC oscillations. LC oscillations. तो LC oscillations में देखते हैं क्या होता है. तो नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है ना. नाम से समझ में आ रहा है. LC oscillation यानी कि इसमें क्या होगा? एक तो है हमारे पास जी कैपेसिटर, एक तो है हमारे पास जी इंडक्टर. 2 है हमारे पास चीजें, ठीक है. तो जो 2 चीजें हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं. अच्छा, इंडक्टर का इंडक्टेंस है L, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C, ठीक है. अब क्या कह रहा हूं मैं? सवाल ऐसा है कुछ. सपोज तो करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है हमारे पास. सपोज कैपेसिटर इज initially charged from other source. कहीं से चार्ज करवा के ले आया अपने आप को कैपेसिटर और यहाँ पे बैठ गया आकर के, ठीक है जी. चार्ज करवा के ला रखा है तो क्या ये चार्ज फ्लो करेगा? अभी
अभी तो नहीं करेगा सर, आपने स्विच को खोल रखा है, ब्रोकन वायर है तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, इसको डाउन कर देंगे खट से, तो क्या होना शुरू हो जाएगा भाई, ये वाला चार्ज घूम करके इधर जाने की कोशिश करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना इस वाली प्लेट और इस वाली प्लेट के बीच में, तो पोटेंशियल डिफरेंस के चार्ज कहाँ फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस जहां होता है वहां चार्ज फ्लो करता है, तो चार्ज विल फ्लो लाइक दिस। ठीक है। कैपेसिटर इज आल्सो लाइक अ बैटरी। कैपेसिटर भी क्या होता है, बैटरी की तरह होता है, बस फर्क क्या होता है कैपेसिटर में, कि अपना चार्ज ये मेंटेन नहीं रख पाता, जल्दी से खत्म हो जाता है, तो शॉर्ट टर्म बैटरी होता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर लाइक अ शॉर्ट टर्म बैटरी, कुछ पल के लिए बैटरी होती है, बिकॉज इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये हमने डाउन कर दिया t इक्वल टू 0 पे सर्किट को। अब मैं देखता हूं सर्किट को आफ्टर टाइम t, कुछ समय बाद, कुछ पलों बाद क्या होगा यहाँ पे, तो इस पे हो जाएगा Q चार्ज, इस पे हो जाएगा -Q। ठीक है जी, कम हो जाएगा चार्ज और यहाँ करंट जा रहा है ऐसे, बिल्कुल। ये कंडीशन कब की है, एट t इक्वल्स टू t की है, किसी भी समय पे हमने पकड़ लिया सर्किट को और फोटो खींच ली सर्किट की। तो ये इस तरह से हालात आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कि चार्ज कम हो गया है घट करके, करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से। ठीक है, तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, इस सिचुएशन में क्या लगाता हूँ, क्या चीज करता हूँ मैं सिचुएशन में, केवीएल लगाता हूँ ना मैं हमेशा, मालूम होगा आपको कि जब भी मैं ऐसा काम करता हूँ तो केवीएल लगाने की तरफ ही ऐसा काम कर रहा होता हूँ। तो केवीएल लगाते हैं जरा हम लोग, तो केवीएल लगाओ, चलो बताओ क्या आएगा, मैं भूल गया हूँ, यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो क्या आएगा, केवीएल लगाइए, बोलो क्या लिखूंगा यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो, प्लस क्यू बाई सी। ये क्या करंट बढ़ रहा है ना इसके एकदम फटाक से, तो इसको रोकेगा ये रोकेगा, ये रोकेगा, तो ये हो जाएगा जी -L/di/dt बराबर 0। तो ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसको जरा मैं इधर रखता हूँ, Q/C इज इक्वल टू L/di/dt, ये हो गया। अच्छा, करंट किसके बराबर है, करंट होता है dQ/dt, ये होता है। लेकिन ये जो चार्ज होता है, ये जो चार्ज है, ये चार्ज है किसका, ये तो कैपेसिटर का चार्ज है। कैपेसिटर पे चार्ज कम हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि कैपेसिटर पे चार्ज कम हो रहा है तो dQ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आपने क्या ले रखा है, dQ लिया हुआ है ना, तो दिस इज अ चेंज इन द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। जो कैपेसिटर पे चार्ज चेंज हो रहा है वही करंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। भाई जितना चार्ज कैपेसिटर में से निकल जाता है, कितने टाइम में निकलता है, dt टाइम में, तो ये आंसर क्या आएगा, dQ नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव आएगा बिकॉज चार्ज इज डिक्रीजिंग। इसीलिए मैं यहाँ पे पहले से नेगेटिव लगा दूंगा भाई, जिससे कि हमारा करंट पॉजिटिव बन जाए, बिकॉज करंट तो इधर ही फ्लो करेगा। अब इस करंट को नेगेटिव लिखने का तो कोई मतलब है नहीं, करंट इधर ही फ्लो करेगा, है ना। तो जब करंट इधर फ्लो करेगा तो आप इस करंट को क्या कहेंगे, पॉजिटिव ही तो कहेंगे भाई, जब करंट इधर फ्लो कर रहा है तो। ठीक है, पर ये फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला अकेला अगर मैं dQ/dt केवल dQ/dt लगाता तो इससे आंसर नेगेटिव आता। सो टू काउंटर दैट नेगेटिव आई एम डेलिबरेटली पुटिंग दिस नेगेटिव साइन, जिससे कि आंसर आ जाए हमारा पॉजिटिव। ठीक है, तो आई क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर इस हिसाब से आई हो जाएगा माइनस आ जाएगा बाहर L, और यहाँ हो गया dQ/dt। देख लो यहाँ पे ये हो जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। आई को क्या लिखा मैंने, dQ/dt लिखा माइनस का, तो माइनस ले लिया बाहर, तो दिस थिंग इज व्हाट, इसको इधर ले जाइए, L/d²/dt² प्लस Q/C बराबर 0। ये आ गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई, डबल डिफरेंशिएशन है ना ये हो गया। इसको मैं इधर ले गया साइड में, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकते हैं इसको, नीचे डिवाइड कर दिया L से पूरा सब जगह, ये आ गया। अब इसको आप क्या लिखेंगे, इसको क्या कहना चाहेंगे आप, ये किससे मैच करता हुआ दिख रहा है आपको, याद है आपको याद होगा, देखना भी अभी एकदम उछल के कहोगे कि हाँ सर याद आ गया। कुछ मैच करता दिख रहा है इससे, और ये क्या होता था,
d2x एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये है एसएचएम की इक्वेशन, है ना? SHM की इक्वेशन। यस सर। एक, हाँ, इन डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम इक्वेशन बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या है, q है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता था हमारे पास, यहाँ पे होता क्या था, यहाँ पे होता था x किसके बराबर आता था, a sin ओमेगा t प्लस फाई। ये जनरल इक्वेशन होती थी x की, है ना, यही होती थी। और करंट क्या होता था, सॉरी वेलोसिटी क्या होती थी, वेलोसिटी होती थी a ओमेगा, सॉरी cos ओमेगा t, और ऐसा होता था। ठीक है, तो दिस इज एनालॉगस एग्जांपल्स व्हिच आई हैव टेकन ओवर हियर। नाउ इफ यू लुक एट दिस पार्ट, सो आपका क्या कहने का मन करेगा कि भाई ये तो बिल्कुल एसएचएम जैसा दिख रहा है हमको, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, Q को मैं लिखूंगा Q इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, x बराबर a था, ये एम्पलीट्यूड था, ये था एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, चार्ज का एम्पलीट्यूड कितना है यहाँ पे, मैक्सिमम चार्ज, दिस वाज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और ये था डिस्प्लेसमेंट। ये है चार्ज, तो मैक्सिमम चार्ज कितना है, जो कि कैपेसिटर पे है वही तो है मैक्सिमम चार्ज, Q नॉट, इट इज Q नॉट। जो चार्ज कैपेसिटर पे इनिशियली, वही मैक्सिमम चार्ज है। इसके बाद क्या आएगा, साइन ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा ओवर हियर, यहाँ पे ओमेगा क्या है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC है, यहाँ पे देखो 1/√LC, तो यानी ओमेगा हो जाएगा 1/LC का रूट, ये ओमेगा है जी। ठीक है, तो यहाँ ओमेगा हम लिख देंगे, बाद में लिख दूंगा, यहाँ पे मैं अभी नहीं लिख रहा, प्लस फाई। अब ये फाई कितना होगा, ये बात हमको कौन समझाएगा, तो ये बात देखिए कैसे समझ में आएगी। तो एट t इज इक्वल टू 0, जब समय 0 था तो Q कितना था, ये Q क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर है ये Q, ध्यान रख लीजिए, चार्ज किस पे, कैपेसिटर पे है। तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना था, Q नॉट था। तो यहाँ डाल दो उसमें वापस, क्या आंसर आएगा, Q नॉट साइन ऑफ ओमेगा इंटू 0, बिकॉज टाइम 0 डाला है मैंने, इसलिए ओमेगा इंटू 0 कर रहा हूँ, फाई। ये कट जाएगा यहाँ से, तो साइन ऑफ फाई किसके बराबर आ गया, 1 के, तो फाई किसके बराबर आ गया, π/2 के। अब इसमें वापस में डाल देता हूँ, अगर वापस डाल देता हूँ ऊपर वाली इक्वेशन में, तो व्हाट आई विल गेट, Q इज इक्वल टू Q नॉट cos ओमेगा t हो गया है। तो कैन यू सी दिस इज द इक्वेशन ऑफ, तो चार्ज है वो एसएचएम की तरह बदल रहा है। तो पूरी प्रोसेस इस नतीजे पर आके रुक गई। हमने शुरू यहाँ से किया था, ये कंडीशन डाली जिससे फाई निकाल पाए। फाई डालने के बाद हमको क्या मिल गया कि Q इज इक्वल टू Q नॉट cos ओमेगा t। ठीक है, तो cos ओमेगा t आ गया यहाँ पर। तो वेयर Q इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, Q को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, करंट आएगा। तो करंट क्या कहोगे अब आप लोग, डिफरेंशिएट अबव विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो करंट है हमारे पास, ये था, तो करंट जो आएगा इज ओमेगा नॉट Q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा t, ये हो जाएगा जी करंट। ये करंट आ गया। इसको डिफरेंशिएट किया, करंट आ गया। मैक्स ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस थिंग, ये क्या है, ये आई मैक्स है, मैक्सिमम करंट है ना, ये होगी मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम चार्जेस Q नॉट। आप इसको मैच करेंगे किससे, इसको मैच करेंगे आप अपने एसएचएम वाले पार्ट से। तो भाई मान लो ऐसे था सवाल कुछ ऐसे है, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, तो वेलोसिटी क्या आता था, a ओमेगा साइन ओमेगा t। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ सिर्फ, नेगेटिव साइन को छोड़ दो आप। एक्सेलरेशन क्या आता था, माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t।
ये आता था एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे इसकी जगह कौन आ गया है, इसकी जगह कौन है Q, इसकी जगह कौन आ गया है करंट, इसकी जगह कौन आ गया है di/dt। यही तो है। अब जब भी आपके पास कोई भी सवाल आता है LC ऑसिलेशन के ऊपर, तो आप इसको विजुलाइज करके सवाल को सॉल्व करेंगे, इसको विजुलाइज करके सवाल को सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें एक इक्वेशन और होती थी, कौन सी होती थी, v = ω√a² - x²। बट डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से वेलोसिटी निकालना, ये होती थी। तो यहाँ पे क्या आएगी वो चीज, सेम चीज यहाँ पे किस चीज को कॉरेस्पॉन्ड करेगी, करंट = ओमेगा, क्या लिखूंगा अब, Q0 ओमेगा, ये लिखा जाएगा ना। तो आप किसी भी वक्त करंट निकाल सकते हैं अगर आपको किसी भी वक्त चार्ज पता है कैपेसिटर पे। तो जब भी कोई सवाल आएगा तो हमेशा इसको सोचिएगा, आपको आंसर फटाक से मिल जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। जब भी कोई सवाल आया ना आपको LC ऑसिलेशन के ऊपर, तो इसको सोचिएगा, काम इजीली सॉल्व हो जाएगा चुटकी में, ठीक है। तो ये चीजें हैं LC ऑसिलेशन पे। कुछ और इसमें फैक्ट बता देता हूं मैं आपको। Imax आपको पता चल गया कि कितना होता है, Q0 × ओमेगा होगा। इसमें एनर्जी कांस्टेंट होगी, कौन सी एनर्जी कांस्टेंट होगी इसमें, एनर्जी का भी इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो ऐसा लिखेंगे, SHM में क्या होता है, एनर्जी कांस्टेंट होता है, यहाँ पे भी एनर्जी कांस्टेंट मिलेगा आपको। हाउ कैन वी से सो, बिकॉज एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है, E = ½ Q² + ½ Li²। जरा करो ये काम, देखो क्या आता है आपका आंसर, आप हैरान हो जाएंगे कि ये तो कांस्टेंट आ गया। सो इट विल बी ½ Q कितना होता है, Q0 का स्क्वायर और cos² ω/t / c प्लस ½ L I²। I क्या होगा यहाँ पे, ω0, Q0 ω0 का स्क्वायर, और ये sin² ω/t हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से और देखें तो ½ Q0 का स्क्वायर कॉमन ले लें यहाँ से, इसको और सॉल्व करते थोड़ा सा, इसको एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लो, प्लस ½ L0 का स्क्वायर, और ओमेगा क्या होता है 1/LC, √LC होता है, तो हो गया 1/LC। तो यहाँ पे L कट जाएगा, ये तो सेम बच गया फिर जैसा था, बिल्कुल इसके जैसा हो गया। ये तो ½ Q0 का स्क्वायर बाई C, ब्रैकेट में मिल जाएगा आपको sin² ω/t प्लस cos² ω/t। ये मिल जाएगा ब्रैकेट में। तो कितना हो गया, ये हो गया जी 1। किसके बराबर आ रहा है देखो, कांस्टेंट ही तो है ये हमेशा। किसी भी वक्त का एनर्जी किसके बराबर है, जो शुरुआत में एनर्जी था, टोटल एनर्जी। समझ पा रहे हैं इस बात को। तो टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट। एनर्जी नहीं बदलता, यानी कैपेसिटर का एनर्जी ऐसा कह सकते हैं हम, U ऑफ कैपेसिटर प्लस U ऑफ इंडक्टर कांस्टेंट। फिक्स है, कांस्टेंट रहेगा हमेशा। और ये किसके बराबर हो सकता है, इट इज ½ Q0 का स्क्वायर बाई C। ये मैक्सिमम चार्ज था, Q0 वाज मैक्सिमम चार्ज। और किसके बराबर हो सकता है ये चीज, अगर मैक्सिमम करंट मिल जाए तो भी तो हो सकता है। मान लो ½
ऑफ एल आई और मैक्सिमम कह दूं मैं ये, तो भी हो सकता है। जैसा हमारे एसएचएम में होता था, टोटल एनर्जी फिक्स होती थी, तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कब बनती है? जब एक्सट्रीम पे होता है, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कब बनती है? जब मीन पे होता है, तो वहां पे क्या होता है? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर होता है। उसको आप वी स्क्वायर को पुट करेंगे तो वहां पे भी क्या आएगा? हाफ ऑफ के ए स्क्वायर ही आएगा। तो बिल्कुल ही एसएचएम की तरह ही बिहेव करता है एलसी ऑसिलेशन सर्किट है। तो इसमें एक नोट ध्यान रखना हमेशा, whenever solving question of LC oscillation, compare with SHM। एक सेकेंड, ये बंद होगा अभी। कंपेयर विद SHM, तो हमेशा को क्या करेंगे? कंपेयर विद SHM इक्वेशंस। SHM की इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करेंगे, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो एक सवाल मैं लेता हूं आपसे चेक करने के लिए आप लोगों को। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट when charge on capacitor reduces to 1 by root 2 times of Q max। चलो बताओ जी भाई, करंट कितना फ्लो हो रहा होगा उस वक्त जब कैपेसिटर पर चार्ज कितना है? उसके मैक्सिमम के वन अपॉन रूट टू टाइम्स हो, तो उस वक्त कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। तो कंपेयर करेंगे और सॉल्व करेंगे, तभी आंसर आएगा जल्दी से, वरना नहीं आएगा। सोचो करंट को क्या कहते हैं, चार्ज को क्या कहते हैं, बिल्कुल उसकी तरह से मैच करके करो इसे। डू इट। कितना आएगा? आई बाई रूट 2। देखते हैं क्या होगा। तो सवाल कह रहा है करंट बताओ जब चार्ज इतना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम लोग? तो फॉर्मूला तो ये लगाएंगे ना हम लोग, I इज इक्वल्स टू ओमेगा क्यू नॉट का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, ये लगाया जाएगा। ये पूछ रहा है हमसे। अब इस ओमेगा के बारे में कुछ ऐसा बताया नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं बताया तो ओमेगा ही रहने देते हैं इसको। और ये हो जाएगा क्यू नॉट का स्क्वायर माइनस स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा। तो यू विल गेट ओमेगा ये आएगा करंट। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है।
तो इस तरह के सवाल आपको मिल सकते हैं। तो ये था एलसी ऑसिलेशंस। सर क्यू नॉट ओमेगा यहाँ पर आई मैक्स हो जाएगा। हाँ, ये क्या हो जाएगा? आई मैक्स। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो, गलत नहीं है, सही कह रहे हो, ऐसा ही लिखना है आपको, आई मैक्स बाई रूट टू। एलसी ऑसिलेशन कोई भी सवाल आ जाए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एसएचएम वाले तरीके जो फॉर्मूले उसी से मैच करके ही करना होगा। कुछ दूसरा सोचा तो समझ ले सवाल होगा नहीं। फिर अभी भी बोल रहा हूँ मैं इस बात को, समझ लेना इस बात को, ठीक है ना? वैसे ही करना है आपको। अच्छा, नाउ लेट्स सी। तो हो गया, बहुत सिंपल सा था, कोई बड़ी चीज है नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या चीज है? तो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है? ये वोल्टेज इसको कम ज्यादा करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ it works on principle of mutual inductance। म्यूचुअल इंडक्टेंस इस पे वर्क करता है ये, म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर। और क्या इसकी वर्किंग है वो देखते हैं हम लोग, कैसे काम करेगा। तो सपोज मेरे पास एक बॉक्स है, एक बॉक्स लिया मैंने और एक और बॉक्स लिया, ठीक है। इस पे कॉइल्स को लपेटते हैं हम लोग। कैसे लपेटेंगे? एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, आप ले गए ऐसे और ऐसे लपेटना शुरू कर दिया। ऐसे हमने ये ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये है प्राइमरी साइड, इसको कहते हैं प्राइमरी साइड। यहाँ पे होगा सेकेंडरी। यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, ऐसा कुछ लोड बना देंगे, like this। यह है रेजिस्टेंस R। ये ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है ना। ये आपके घरों में जाएगा। ये रेजिस्टेंस किसका है? घर का रेजिस्टेंस है भाई। घरों में जो भी रेजिस्टेंस है सोसाइटी में वो यहाँ पे आएगा, लोड रेजिस्टेंस। यहाँ पे होता है मेन वायर से जो करंट आ रहा होता है, जो खंबे पे वायर्स लगी होती है खंबों पे, उन खंबों से यहाँ पे आता है, तार जुड़ता है यहाँ पे, और ऑल्टरनेटिंग होता है जो खंभों से आ रहा होता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी साइड। तो है ही है, ठीक है ना। इसका ईआरएमएस वोल्टेज भी होगा, कुछ ना कुछ ईआरएमएस वोल्टेज होगा, तो उसको मैं कहता हूँ ईपी। ईपी यानी कि पोटेंशियल एट द प्राइमरी साइड। कौन सा वाला है पोटेंशियल? ये आरएमएस वाला है, ठीक है ना। आरएमएस है, आरएमएस वैल्यू लिखी हुई है, ये तो आरएमएस वैल्यू है। लेकिन जो भी इसका होगा आई, इसमें आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ही तो होगा। अगर किसी भी जनरल स्टेट पे बात करूं, किसी भी वक्त पे बात करूं, तो दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ द करंट, विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम ओनली। करंट फंक्शन ऑफ टाइम होगा इसमें। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी जब इसमें करंट फ्लो करेगा। जब करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी इसमें। नंबर ऑफ टर्न्स एनपी, नंबर ऑफ टर्न्स एस, सेकेंडरी। इसमें प्रोड्यूस होंगी फील्ड लाइंस। जो फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी इसमें, वो इस तरह से फ्लो करके जाएंगी, ऐसे फ्लो करेंगे। इसमें बैटर डायग्राम बनाते हैं।
तो लाइक दिस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल फ्लो। अब ऐसे चक्कर कैसे काटेंगी सर, इतना कैसे डिसिप्लिन हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कि ऐसा चक्कर काट रही हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है आयरन का बना हुआ है, फेरोमैग्नेटिक है ये। जो ये ट्रांसफार्मर है ना पूरा, इसी ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक, और आयरन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो अपने अंदर रखता है, बाहर नहीं जाने देता। सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेट करती हैं आयरन के अंदर। देखा होगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी, सारी की सारी अंदर से होके जाती हैं। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे हैं वो उसके अंदर से ही होके जाएंगी, और कोई चॉइस नहीं है, बाहर नहीं निकलेंगी यहाँ से। दिस इज द बी, ये बी जा रहा है, ये है हमारा बी, मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज बी, मैग्नेटिक फील्ड। अब कितना फ्लक्स इसमें से इंट्रोड्यूस हो रहा है बता सकते हैं आप लोग? कितना फ्लक्स आएगा एक कॉइल में से, कितना आएगा, और पूरा फ्लक्स कितना होगा प्राइमरी साइड में? फ्लक्स एट द प्राइमरी साइड। यस, क्या कहना चाहेंगे? बी इंटू ए इंटू N1 कहेंगे कि NP कहेंगे ना? ये तो कहोगे भाई फ्लक्स जो टोटल है यहाँ पे कितना है, BA इंटू NP। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, फ्लक्स एट सेकेंडरी साइड कितना आ रहा है यहाँ पे? फ्लक्स एट द सेकेंडरी साइड इज B इंटू A इंटू NS, ये हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल सही करा है। पर जो यहाँ पे B है ना, ये कैसा है? ये फंक्शन ऑफ टाइम है। लेकिन क्यों है फंक्शन ऑफ टाइम? बिकॉज ये करंट फंक्शन ऑफ टाइम है, और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। तो करंट फंक्शन ऑफ टाइम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी फंक्शन ऑफ टाइम होगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज म्यू नॉट NI, और I अगर बदल रहा है तो B भी बदलेगा। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? मैं एक चीज तो लिख सकता हूँ, ये हो गया, और ये तो है RMS वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ना उस तरह से, जैसे लिखता था मैं पहले। क्या लिखता था? जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे जो, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, इसको भी हटा देता हूँ मैं। यहाँ लिख रहा हूँ मैं V एज अ फंक्शन ऑफ T, V एज ए फंक्शन ऑफ T, जस्ट अ सेकेंड, EP एज ए फंक्शन ऑफ T। क्या मतलब है इस चीज का? इसका मतलब है ये चीज, जो वोल्टेज है ना इसका हम लिखते थे पहले V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा T। ठीक है, यहाँ पे आप VP भी लिख सकते हो। VP अगर से आदत बनी हुई है VP के साथ तो VP लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा V नॉट, ऐसा कर सकते हो। तो ये बदल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये करंट भी बदल रही है इसमें फ्लक्स भी आ गया। अब ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो व्हाट विल आई गेट? इसको डिफरेंशिएट करो, फ्लक्स का चेंज होगा तो क्या आएगा? NP पीछे आ गया, A पीछे आ जाएगा, ये क्या बचेगा? dB बाई dt बचा। ठीक है, अब ये जो dB बाई dt है ना, ये क्या है? यहाँ पे ऐसे आया होगा ना, ये दिस थिंग इज व्हाट, यही तो है वो, ये जो पार्ट है ना यही है, dφ बाय dt, dφ बाय dt यही है यहाँ पर, यही चीज है। ठीक है ना, फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज को डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया? EMF आ गया। दिस इज द EMF इंड्यूस ओवर हियर। तो यहाँ पे कितना EMF इंड्यूस होगा ऑन दिस साइड? यहाँ पे हम लिखेंगे dφs बाई dt, सो इट विल बी n, और ns को पीछे ले लो, ns इंटू a, ये हो गया पीछे, यहाँ हो गया dB बाई dt, ये आ जाता है। दिस इज dB बाई dt। तो ये किसके बराबर होगा? अगर आप किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे ना यहाँ पे, तो दिस विल बी इक्वल्स टू VPT। अगर आप किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं इधर तो व्हाट यू विल से, VPT तो होगा इसके बराबर, और ये किसके बराबर होगा? ये यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बदल रहा होगा जो कि सेकेंडरी के साइड में, यहाँ कहूँगा VST। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बदल रहा है इसको मैंने कह दिया VST। दिस इज V सेकेंडरी, ये हो गया। ठीक है, तो ये बात आ गई हमारे पास यहाँ पे। अब क्या करेंगे? अब आप
ये है सेकंड, ये है फर्स्ट। किसी को कोई डाउट हो तो जरा रोक के मेरे को पूछ सकता है। कोई डाउट है यहाँ पर? ये सोर्स है, ध्यान रखें, सोर्स है। ये लोड है, यहाँ पे इसको लोड कहते हैं। यहाँ फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ भी फ्लक्स चेंज होगा। जब यहाँ फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ भी आएगा कुछ इसी तरह से, ऐसे आएगा, जिसको VS कह रहे हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, समझ अच्छा, नहीं आ रहा। कहाँ समझ नहीं आ रहा? बताओ जरा, किस हिसाब पे आपका काम बिगड़ा है, किस जगह पे काम बिगड़ा? थोड़ा सा काम बिगड़ना हुआ शुरू कहाँ से, ये बता। सर फ्लक्स चेंज तो समझ में आ रहा है। हाँ जी। इसमें थोड़ी ये जो वर्किंग है ये नहीं समझ में आ रही है इसकी, जो आपने स्टार्टिंग में समझाई थी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो क्या है, ये है हमारा खंबे का तार। खंबे के तार से दो तार निकाल ली, ऐसे घुमाया और वापस तार भेज दी इधर। जो खंभों पे जो तारें होती हैं उसका वोल्टेज करता है वेरी। अगर वोल्टेज वेरी कर रहा है तो कुछ इस प्रकार का होगा, VPT, यानी V एज अ फंक्शन ऑफ T, यानी जिसको ऐसा लिख लेता था मैं पहले। बिल्कुल ठीक है। अब जब ये बदलेगा तो इसमें से करंट जाएगी। अब जब ये करंट जाएगी तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगा कि नहीं आएगा? सोलेनॉइड है ना ये, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अच्छा, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये क्या है, बदलेंगी। ये क्यों बदलेंगी? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों बदलेंगी? बिकॉज ये करंट बदल रहा है इसलिए बदलेंगी। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदलेंगी तो इसके रिस्पॉन्स में ये जो हमारे पास सोलेनॉइड है ये भी तो अपनी बैटरी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इस बढ़ती हुई करंट को रोकने के लिए बना दिया इसने। तो ये कितना है, इसका वैल्यू कितना होगा, कैसे निकालेंगे भाई? इसमें से फ्लक्स देखो ना पहले कि फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज क्या है, वही तो होगा ये। तो ठीक है, हमने देख फ्लक्स निकाला, ये B × A × NP, इसको रेट ऑफ चेंज कर लिया, ये आ गया। अब क्योंकि इस वाली ब्रांच में अगर आप देखें, इस वाली ब्रांच में KVL लगाओ आप, इस वाली ब्रांच में KVL लगाइए आप, तो अब क्या कहेंगे? VPT बराबर यही तो कहोगे, d∅dt। ये लिखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब क्योंकि ये फ्लक्स यहाँ पे भी जा रहा है, जो यहाँ पे था वो यहाँ पे भी जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे कितना फ्लक्स आएगा फिर इस हिसाब से? ये आ गया B × A × NS। इसको रेट ऑफ चेंज कर दो तो क्या आ जाएगा? इसके अक्रॉस आ जाएगा EMF इंड्यूस। तो EMF इंड्यूस तो इसके अक्रॉस कितना होगा? जितना इसके अक्रॉस होगा। तो वो लिखा हुआ है मैंने, VST सेकेंडरी के तरफ कितना पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्जर्व हो रहा है। बताओ, बात समझ में आई कुछ? अगर क्या हो रहा है आपको दिक्कत है तो बताइए। सर बैटरी जैसा बिहेवियर है, ये सिर्फ करंट को रेजिस्ट करने के लिए बना रहा है ना, ताकि फील्ड मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है वो कंजर्व रहे, उतनी रहे। हाँ उतनी रहे, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ यही थोड़ा डाउट हो रहा था। ठीक है सर, हो गया, समझ में आया। थोड़ा सा होता है कंफ्यूजिंग, लेकिन इसको समझो तो समझ में आ जाएगा कि ट्रांसफार्मर है, एक तरफ प्राइमरी, देखो दो कॉइल होती है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, ध्यान करो। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, एक में करंट रन करता है, दूसरे में फ्लक्स आता है। तो यहाँ पे करंट रन कर रहा हूँ, इसका फ्लक्स कहाँ जा रहा है? इसमें जा रहा है। तो कपलिंग फैक्टर कितना है इसमें? 1 होगा पूरा का पूरा कपलिंग फैक्टर। कोई सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से जा रही है, देख लो, समझ रहे हैं? ये तो दो कॉइल्स हैं यहाँ पर, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोला है इसीलिए बोला है। इसमें करंट भेज रहे हैं, इसमें असर देख रहे हैं, इसका रिस्पॉन्स देख रहे हैं। तो ये आ गया हमारे पास। अब मैं क्या करूंगा, इनको डिवाइड करिए, 1 इक्वेशन, ये 2 इक्वेशंस, डिवाइड 1 इक्वेशन, 1 और 2, इनको डिवाइड कर दो जरा। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? VPT यानी कि VP अपॉन VS will be equal to NP अपॉन ऑफ NS। ये बचेगा, देखो बाकी सब कट गया, बाकी सब कट गया है। कैन यू सी दिस? ये फैक्ट आ गया यहां पर हमारे पास, है कि नहीं? तो क्या कह सकते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस कहां ज्यादा होगा? जहां पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जानते हो आप स्टेप डाउन क्या होता है? स्टेप डाउन जब VS कम होता है VP से। भाई घरों में वोल्टेज कम चाहिए होता है ना, तो ट्रांसफार्मर क्यों लगाते हैं? अब घर के बाहर ट्रांसफार्मर क्यों होता है? कोई भी सोसाइटी होती है ना अगर बड़ी,
तो सोसाइटी का ना एक ट्रांसफार्मर भी होता है, उस सोसाइटी का ट्रांसफार्मर होगा। वो ट्रांसफार्मर करता क्या है, जो बाहर से जो मेन खंभों से जो करंट आ रही है वो बहुत ज्यादा होती है, उसकी वोल्टेज ज्यादा होती है, तो उसका वोल्टेज थोड़ा कम करते हैं, तो स्टेप डाउन करते हैं। तो स्टेप डाउन कैसे करोगे, Vs लेस देन Vp कब करोगे, जब आप नंबर ऑफ टर्न्स को अफेक्ट करोगे। यानी अगर Ns कम हो जाएगा ना Np से, स्टेप डाउन का मतलब क्या होगा, वोल्टेज एट सेकेंडरी साइड लेस देन एट प्राइमरी साइड। सेकेंडरी साइड से प्राइमरी सेकेंडरी साइड में कम होता है, तो कम कब होगा, दिस इज अचीव्ड बाय ns लेस देन np। अगर ns लेस देन np होगा तो ns बाई np क्या आएगा, सॉरी एक सेकेंड, अगर ns लेस देन np होगा तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, vs इज इक्वल्स टू vp इंटू ns अपॉन np। ये कहोगे आप, वोल्टेज है सेकेंडरी साइड इज इक्वल्स टू vp इंटू ns बाई np, बट ns क्या है, लेस देन np है, ns इज लेस देन np, देयरफॉर vs क्या हो जाएगा, लेस देन vp। हो गया ना स्टेप डाउन। जो प्राइमरी साइड में वोल्टेज था, अब जो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज पहुंचा है वो कम है, और हमको कम ही तो करना था स्टेप डाउन में, तो स्टेप डाउन में ये होता है। बात क्लियर हो गई यहाँ पे, ठीक है, इस बात को ख्याल रखिएगा। स्टेप अप में क्या होता, स्टेप अप बढ़ाना है हमको, अगर बढ़ाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ाने पड़ेंगे उस तरफ, तो स्टेप अप हो जाता है वो। ठीक है, नेक्स्ट वन मोर, आइडियल ट्रांसफार्मर। इसमें होता है पावर इनपुट इक्वल्स टू पावर आउटपुट। पावर इनपुट बराबर पावर आउटपुट। पावर इनपुट कितना है, पावर इनपुट है Vp इंटू IP। कैसे पता चला सर, ये यहां से पता चला मेरे को, ये Vp है तो इसको IP कहते हैं हम लोग, ठीक है ना, IP। यहाँ पे करंट आएगा, दैट इज IS। तो पावर इनपुट क्या होगा, कितना पावर इनपुट हो रहा है, तो Vp इंटू IP इज द पावर इनपुट। पावर आउटपुट कितना है, Vs इंटू IS, ये आ गया। तो यहाँ पे Vp अपॉन Vs क्या आ रहा है, इस जगह से Vp अपॉन Vs इज IS अपॉन IP, ठीक है, ये हो गया। और Vp अपॉन Vs तो हमने एक और देखा था, क्या देखा था, Np अपॉन Ns था। यहाँ पे हमको और क्या दिख गया, हम IS अपॉन IP। देयरफॉर हम कहेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर इक्वेशन, आइडियल ट्रांसफार्मर इक्वेशन क्या हो गई इस हिसाब से, इट इज Vp अपॉन Vs Np अपॉन ऑफ Ns इक्वल्स टू IS अपॉन ऑफ IP। आइडियल ट्रांसफार्मर किसको कहते हैं, इन विच नो लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, कब अप्लाई करते हैं इसको, ध्यान रखो। एक चीज और बताना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर, ऑलवेज एप्लीकेबल, ये ऑलवेज होती है, ऑलवेज एप्लीकेबल। ये वाला कब एप्लीकेबल होता है कि ये इसके बराबर हो गया है, ये कब एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल व्हेन नो लॉस टेक्स प्लेस। ये जब अप्लाई करेंगे इसको,
इन ट्रांसफॉर्मर कोई लॉस ना हो रहा हो तब आप अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, आई एस अपॉन ऑफ आई पी। इफ लॉस टेक्स प्लेस, इफ लॉस टेक्स प्लेस, अगर लॉस होता है तो क्या होगा? तो पावर इनपुट कितनी है? पावर इनपुट है वीपी इंटू आई पी। सपोज लॉस को मैं कह रहा हूं एल, लॉस को मैंने कह दिया लॉस ही कह दिया, तो पावर आउटपुट क्या होगा बताओ? पावर आउटपुट होगा वी इनपुट माइनस लॉस। कैन यू सी दिस? ये हो रहा है यहाँ पे, बराबर नहीं हो रहा है। अगर लॉस होगा तो ये चीज हो जाएगी। इसको मैं किसके बराबर लिखूंगा फिर? वी एस इंटू आई एस के, वीपी इंटू आई पी माइनस सम लॉसेस इज इक्वल्स टू वी एस इंटू आई एस। ये होगा अगर लॉस होगा तो। अगर लॉस नहीं होगा तो जीरो हो जाएगा, तो वीपी अपॉन वी एस क्या आ जाएगा? आईपी अपॉन ऑफ, सॉरी ये हो जाएगा वीपी अपॉन ऑफ वी एस इज इक्वल्स टू आई एस अपॉन ऑफ आईपी हो जाएगा अगर लॉस जीरो हो जाएगा। तभी हम इस इक्वेशन को यूज कर पाएंगे। देख लो यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला कब आया? जब कोई लॉस नहीं था, नो लॉस, तभी ये आया है, तभी हम इसको ऐसा लिख पाए हैं। तो ये वाली इक्वेशन, तीनों वाली इक्वेशन जिसमें आई एस अपॉन आई पी इसके बराबर होता है, ये कब लगा पाते हैं? जब लॉस नहीं हो रहा होता है। ये वाली हमेशा लगा लेते हैं हम लोग, वीपी अपॉन वी एस बराबर एनपी अपॉन ऑफ एन एस, ये हमेशा लगती है। ठीक है, ये इतना वाला पार्ट के साथ इक्वेट करने का मतलब आप लॉस को नहीं ले रहे हैं। अगर लॉस को लेते तो ये आता, तो फिर आप इक्वेट नहीं कर पाते, यहाँ पे इक्वेट नहीं कर पाते। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं ट्रांसफार्मर की? एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी पी आउटपुट अपॉन ऑफ पी इनपुट, यही तो होता है। आइडियल ट्रांसफॉर्म होता है तो कितना होता है? पी आउटपुट और इनपुट बराबर होते हैं, तो एफिशिएंसी आ जाती है 100%। अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा? पी इनपुट माइनस पी लॉस अपॉन ऑफ पी इनपुट, यानी कि क्या आ गया? 1 माइनस पी लॉस अपॉन ऑफ पी इनपुट। ये है एफिशिएंसी। मल्टीप्लाई 100 कर दो तो किस में आ जाएगा? परसेंटेज में आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आपको एफिशिएंसी दे सकता है और लॉस निकलवा सकता है। ठीक है, तो आपको इस तरह के सवाल आपकी बुकलेट में काफ़ी सारे मिल जाएंगे, इनको सॉल्व करना। तो किसी के पास पेज का फोटो हो तो भेजो मेरे को, यहाँ पे मैं सॉल्व कराता हूँ यहाँ पे बैठा के अभी आपको। तो गिव मी अ फोटो ऑफ दैट पेज जिसमें ट्रांसफॉर्मर के सवाल दे रखे होंगे। इलस्ट्रेशन के बाद ही होता है जो एक्सरसाइज, उसमें होगा। कम ऑन, गिव इट टू मी। देखो बुकलेट में है क्या? स्क्रॉल कर दो। हाँ, यस एनीवन सेंड? धनंजय सेंड करो फोटो। ट्रांसफॉर्मर के कुछ सवाल दिए हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे होगा पेज के। मिला?
ये नहीं है, ये और भी सवाल होंगे, देखो जरा इधर उधर पेज पे देखो, काफी सारे सवाल हैं। ट्वेंटी 29 के बाद ठीक है, मिल गए। अभिषेक ने भेज दिए मेरे को, मैं करता हूँ सॉल्व है। जस्ट अ सेकेंड। So let's see this. तो क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करते हैं, पहले हल्के फुल्के सवाल सॉल्व करते हैं, फिर हम बड़े बड़े पे आते हैं। तो 29 को देखते हैं यहाँ पे। द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर हैज 500 टन्स, यानी कि एनपी कितना है 500 है, एनएस कितना है 5000 है, ठीक है। The primary is connected to an AC supply of 20 volt 50 hertz, ठीक है। सप्लाई का दे रखा है उसने, आरएमएस वैल्यू दे रखी है 20 हर्ट्ज है और 50 हर्ट्ज है। सेकेंडरी विल हैव एन आउटपुट ऑफ, सेकेंडरी पे कितना आउटपुट आएगा, तो क्या करोगे आप, Vp अपॉन ऑफ Vs इज इक्वल्स टू Np अपॉन ऑफ Ns। सिंपल सा इक्वेशन लगाओगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास। तो सेकेंडरी पे कितना आ जाएगा, Vp पे दे रखा 20, ये है 500 और ये जाएगा 5000, यहाँ है Vs, तो Vs आ जाएगा 200 वोल्ट आ जाएगा, 200 वोल्ट। और फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, फ्रीक्वेंसी वही रहती है, फ्रीक्वेंसी थोड़ा चेंज हो रही है। ये आ जाएगा आंसर इस हिसाब से, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट इज, इसको देखिए 30 वाले को, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन इसका मतलब सेकेंडरी पे नंबर ऑफ टर्न्स कम हो। स्टेप डाउन में नंबर ऑफ टर्न्स कम क्यों होते हैं, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड तो सेम जा रहा होता है दोनों तरफ, तो फ्लक्स ज्यादा वहीं आएगा ना जहां पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, और जहां पे ज्यादा फ्लक्स आएगा वहां पे ईएमएफ ज्यादा आएगा, वहां पे वोल्टेज ज्यादा आएगा। तो स्टेप डाउन तो आपको एकदम से पता चल जाना चाहिए कि क्या कहने का मतलब है, ठीक है। तो वोल्टेज डाउन हो रहा होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड ऑन अ 1000 वोल्ट लाइन टू डिलीवर 20 एम्पियर करंट एट 120 वोल्ट at the secondary coil. If the efficiency of the transformer is this, the current drawn from the line is, समझ रहे हैं। तो सेकेंडरी को कितना मिल रहा है, सेकेंडरी को कितना मिल पा रहा है हिसाब, कितना करंट मिल रहा है सेकेंडरी को। तो सेकेंडरी इज रिसीविंग IS कितना है यहाँ पे, IS इज 20, VS इज 120, ये VS है। एफिशिएंसी कितनी है, 80% है। तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, यानी कि प्राइमरी में कितना करंट होगा, तो आप इससे पावर निकालो जरा, पावर आउटपुट कितनी मिल रही है आपको। तो ये हो जाएगी कितनी, 120 इंटू 20, ये पावर आउटपुट है। एफिशिएंसी कितनी है, 80% है, 80% एफिशिएंसी हो गई। तो इट मीन्स, इसको मैं क्या ले सकता हूँ अब, 80% यानी 80/100
एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, पी इनपुट माइनस पी लॉस, और ये पी इनपुट, सॉरी यहाँ पे हमको दिया हुआ है पी आउटपुट, तो दिया हुआ है ना, पी आउटपुट तो हम निकाल ही बैठे हैं, कितना है ये 120 इंटू 20, यही तो है पी आउटपुट। तो पी इनपुट कितना आ जाएगा इस हिसाब से, 120 इंटू 20 100 डिवाइड बाई 80, ये आ गया आपके पास पी इनपुट। पी इनपुट होता किसके बराबर है, आई पी इंटू वी पी के, इसके बराबर होता है। और आई वी पी कितना दिया हुआ है हमको, ये दिया हुआ है 1000। 1000 से क्या क्या कटेगा, 1000 से काट दो पूरा, 3 जीरो तो जाएगा इसका, 1 जीरो गया यहाँ से, तो क्या बच रहा है आई पी, ये आ गया 3 आ गया ना, 3 एम्पेयर, 3 एम्पेयर आ गया करंट। सिंपल, कुछ करना पड़ रहा क्या, कुछ नहीं करना पड़ा, ये काम करना होता है आपको, ठीक है ना। आइडियल होगा तो क्या करना है, आइडियल नहीं होगा तो आपको बताएगा एफिशिएंसी, भाई कितना लॉस करवा बैठा हूं मैं, ठीक है, तो ऐसे करता है। तो ये आपको करने हैं। तो आप इस वाले सवाल को देखो एक बार, 28 वाले को, 28 को, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल of transformers have this much and this much turns if the magnetic flux linked with the primary is this, कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है प्राइमरी के साथ, इतना हो रहा है, ठीक है। एंड फाइंड आउट इज अ कांस्टेंट, द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी इज, कोई डरने की बात नहीं है, आपको फ्लक्स दे रहा है तो आप यहाँ से फ्लक्स से क्या करेंगे, यहाँ से फ्लक्स में से क्या कर लेंगे आप, डी5/dt कर दो ना, कितना आ जाएगा डी5/dt करेंगे तो 4 आएगा आपके पास। और ये क्या होता है डी5/dt, यही तो है हमारे पास, इसको क्या कहते हैं वीपी, इजंट दिस वीपी, 4 आ गया, 4 आ गया हमारे पास। अच्छा तो ये आ गया 4। अब हम क्या करेंगे, लगा दो वही इक्वेशन, अब आप कौन सी, वीपी बाई वी एस बराबर एनपी बाई एन एस। वीपी है, जस्ट अ सेकेंड, वीपी आ गया, और प्राइमरी पे है 50, प्राइमरी पे 50 है, और दूसरे वाले पे कितने थे 1500 है, ये आ गया 1500। वीपी कितना है 4, वीएस आ जाएगा यहाँ से, तो वीएस कितना आएगा 120 आ जाना चाहिए इस हिसाब से, तो 120, ये आ गया आंसर आपका, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी इज दिस, ठीक है ना। ऐसे करना होता है आपको ये वाले सवाल ट्रांसफार्मर के, तो इस तरह से कर लीजिएगा। और देखते हैं क्या था सवाल, ये आप घर पे खुद से करेंगे, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या पढ़ाऊंगा, आप लोग को पढ़ाऊंगा चोक कॉइल, ये पढ़ाने वाला हूँ अगली क्लास में, ये होगा चोक कॉइल होगा, और सवाल कराऊंगा कुछ, और फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये है हमारा, खत्म हो गया ऑलमोस्ट, आप सवाल की प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं बचा है इसमें, ठीक है ना, बाकी यही है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको, ट्रांसफॉर्मर मैंने करा दिया, एलसी ऑसिलेशंस करा दिए, बस बाकी आपको प्रैक्टिस ही करनी है अब। तो बस आज के लिए इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, जिसका डाउट है वो रुक सकता है, बाकी आप जा सकते हैं। खैर अगली क्लास में शुरू करेंगे हम लोग अब। सर मैंने 2 क्वेश्चन भेजे थे। हाँ बिल्कुल, मैं देखता हूँ उनको। तो 2 क्वेश्चन आपके कौन से हैं, इनको देख लेते हैं।